कि 2 सालों से बांग्लादेश में हो क्या रहा है। जब से तारक रहमान आए हैं उनकी कोशिश बिल्कुल ये है कि दोबारा ये एंटी इंडियन सेंटिमेंट बने। मैम ये अब ये जो डेंट यहाँ पर हम दिया है, ये कहें तारिक रहमान ने, जो ये सब चीज़ें चल रही हैं, हम इसको डील कैसे कर सकते हैं? आईसिस, हिज़्ब उत तहरीर, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हज़ारों की तादाद में, कहते हैं कुछ 15 लाख फ्लैग्स कहीं से आ गए, सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के। और जब उनकी जॉब चली गई तो बिल्कुल वो नाराज थे। फिर जब वो जाए जॉब देखने के लिए, जमात इस्लामी उनके सामने, आप अकेले क्यों जा रहे हैं, आपका एस्कॉर्ट कहाँ है। और यूनिवर्सिटीज़ में भी जो लगता था सड़कों पे स्टूडेंट्स आ गए हैं, वो उस वक्त वो बहकावे में आके आ गए थे और उन्होंने सोचा था कि वाकई जमात इस्लामी हमारे सपोर्ट में है और स्टूडेंट्स को फेवर करेगी। हमारे लिए पहला थ्रेट पाकिस्तान था, अब दूसरा थ्रेट बांग्लादेश भी बनता जा रहा है। और 80% जो बांग्लादेश के डिफेंस इक्विपमेंट है वो चीन के हैं। अमेरिका पूरी तरह से ये चाहता है कि बांग्लादेश जो है उनकी कहने पे चले। शेख हसीना की गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ था, इसमें भी सारे ओपन चीज़ें हैं कि किसके किसका हाथ था, किस तरह इनको भड़काया गया और फिर बांग्लादेश के अंदर क्या क्या हुआ। खालिदा जिया जो है वो भारत की सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती थी। तो मैम ये जाएंगी, फिर लग रहा है कि लगता तो जरूर आएंगे, क्या होगा तब देखने वाली बात है। नमस्कार, नवभारत टाइम पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। सवाल सीधे शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश को लेकर बहुत सारी यहाँ पर एक्सपर्ट्स बहुत अलग अलग तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बांग्लादेश के चाइना गए, चाइना में जाके उन्होंने ढेर सारे जो है एमओयू साइन किए हैं चीन के साथ में, कई सारे आर्थिक और रणनीतिक संबंध को स्थापित कर रहा है। इससे सवाल उठ रहा है कि क्या हमेशा से बांग्लादेश की जो प्रायोरिटी भारत को लेकर रहती थी वो अब बदल रही है। मेरे साथ खास मेहमान वीना सीकरी मैम यहाँ पर मौजूद हैं, बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रह चुकी हैं। अब उनसे ये बेहतर इस पूरे मामले को हम थोड़ा तफसील से समझेंगे कि क्या भारत के लिए, मैम पहला सवाल ये है कि जो चर्चाएं की जा रही हैं कि तारिक रहमान वहाँ पर गए, अपनी पहली विजिट उन्होंने अपनी मलेशिया फिर उसके बाद में वहाँ रखी। सबसे पहले तो यहीं पे धक्का पहुंचा कि हिंदुस्तान ना आके आपने प्रायोरिटी चाइना को दी। तो एक बार मैम इस पूरे दौरे को आप सेल्फ एनालिसिस आपका क्या कहता है? मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि 2 सालों से, जून जुलाई 2024 से बांग्लादेश में हो क्या रहा है। इससे पहले तो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी 15 साल के लिए, लेकिन जब तख्ता पलट हुआ, ये एक बहुत मेटिकुलसली प्लान तख्ता पलट था। ये कोई स्टूडेंट्स रिवोल्ट ऐसे कुछ नहीं था। ज़रूर जेन ज़ी के लोगों को इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसके पीछे बहुत भारी हाथ था, पाकिस्तान का हाथ था, उसके पीछे वेस्टर्न पावर्स का हाथ था। और बांग्लादेश में सबसे बड़ी अहमियत जो हुई है 2 सालों में, 2024 अगस्त के बाद, वो जमात इस्लामी की है। और एक्चुअली पावर, सत्ता जो है वो उनके हाथों में गया है और 2 सालों से वही है जो ये पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए। और जमात इस्लामी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? आप देखेंगे कि 1971 से जब लिबरेशन वॉर हुआ था तो बांग्लादेश में पूरा देश, पूरे लोग, तब ईस्ट पाकिस्तान था, वो उबल के आ गए थे, कहा कि हम पाकिस्तान की डोमिनेशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश में किसके ज़रिए ऑपरेट कर रहा था? जमात इस्लामी के ज़रिए। तो 55 ईयर्स से यही चला, उससे पहले भी पाकिस्तान के लिए जमात इस्लामी उनका पार्टनर बांग्लादेश में हमेशा रहा है। और अब जब जमात इस्लामी के हाथ में सत्ता है इफ़ेक्टिवली, तो ये पाकिस्तान ही है जो ये सत्ता एक्सरसाइज कर रहा है। और 2 सालों से हमने देखा है कि पाकिस्तान के जो सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हैं वो बांग्लादेश आर्मी में एम्बेडेड हैं। और जो सारे 55 साल से रिस्ट्रिक्शंस थी पाकिस्तान पे, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस थी, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी, पीपल टू पीपल, वो सब हट गए हैं। और बिल्कुल जैसे प्री 1971 वाला सिचुएशन वहाँ पे आ रहा है। और पिछले हफ्ते में यही देखने को मिल रहा है। और सब बांग्लादेश में यही कह रहे हैं कि पिछले हफ्ते से बांग्लादेश में सिर्फ रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के फ्लैग दिख रहे हैं। आईसिस, हिज़्ब उत तहरीर,
जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हज़ारों की तादाद में, कहते हैं कुछ 15 लाख फ्लैग्स कहीं से आ गए, सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, और पूरे बांग्लादेश में शो ऑफ स्ट्रेंथ हो रही है कि इनके फ्लैग फहराए जा रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि ये हैं लोग जिनको आप फॉलो कीजिए, और यही। सो ये स्थिति जो बांग्लादेश में हो रही है, फिर भी अगस्त 2024 में जब मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइज़र बने थे, हालांकि उनके पीछे तो जमात इस्लामी का सत्ता था, लेकिन वो तो उनके फ्रंट स्पोक्समैन या पपेट जो भी कह दीजिए, हमारी सरकार ने फिर भी उनको कहा कि देखिए, हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ बहुत गहरे हैं और हम चाहते हैं कि ये रिश्ते कंटिन्यू रहे और डेवलप करें, और हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम आपके साथ कि जो पहले एडवांसमेंट हुए थे, डेवलपमेंट्स हुए थे, उनको हम लगातार करते रहें, वो प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू होएं, हम तैयार हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार से कोई हमारी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला था। वही तो इंटरेस्टेड ही नहीं थी, भारत कभी आए ही नहीं 2 सालों में। एक आध बैंकॉक कहीं मुलाकात हुई थी बिम्स्टेक के समिट के साइड लाइन्स पे, और वही बात हुई थी, लेकिन उन्होंने कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। होता है कि अगर आपका कोई बड़ा नेबर है, फ्रेंड हैं, तो आप चाहते हैं उनसे बात करें, तय करें, बिल्कुल उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। और लगातार यही देखने में आता था कि पाकिस्तान का रवैया जो है वो बिल्कुल बदल गया है। जब इलेक्शंस हुई, और उस वक्त फरवरी के महीने में, अब 4 महीने हो गए हैं, 4.5 महीने हो गए हैं, जब इलेक्शंस हुई तो जमात इस्लामी तब तक 2 सालों में उनकी ये पूरी उम्मीद थी कि उन्हीं के हाथ में सत्ता आएगा, कि वो इलेक्ट हो जाएंगे और उन्हीं के हाथों में सत्ता आएगा। लेकिन ये एक देखिए बांग्लादेश में कि सबसे बड़ा ग्रुप मेरे एस्टिमेट में 2 ग्रुप से जो बिल्कुल ही नेगेटिवली अफेक्टेड थे जमात इस्लामी के आने में। सबसे बड़ा ग्रुप जो था वो औरतों का ग्रुप था। जो विमेन्स ग्रुप बांग्लादेश में 2 सालों में जितनी तकलीफें उनको मिली बल्कि आपको पता है कि बांग्लादेश की औरतें बहुत ही एंटरप्रेन्योरियल हैं, बहुत ही एक्टिव है, वेल एजुकेटेड हैं, और जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है रेडीमेड गारमेंट्स का, उसमें लाखों मतलब करोड़ों की तादाद में औरतों की एम्प्लॉयमेंट है वहाँ। लेकिन जो मोहम्मद यूनुस ने इन 1.5 सालों में अपना जो बांग्लादेश भारत के ट्रेड का पैटर्न था उसको सबको डिस्टर्ब कर दिया, सारा जो रेडीमेड था, और जिसकी वजह से जो ट्रेड पैटर्न बांग्लादेश और भारत के बीच था, उसकी वजह से ही बांग्लादेश भारत से अपना कॉटन यार्न, मैडमेन यार्न, टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्ट करते थे, और उन्हें बिल्कुल ही सही दामों पे और तुरंत 4, 5, 6 दिनों में मिल जाता था, और उसको वैल्यू एडेड करके उनके एक्सपोर्ट्स, और पूरी दुनिया में बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट दुनिया में सबसे बड़ी, चाहे चीन के बाद सबसे बड़ी। जब ये ट्रेडिंग पैटर्न डिस्टर्ब हुआ तो कई फैक्ट्रीज रेडीमेड गारमेंट्स की बंद हो गई, उनको बंद होना पड़ा क्योंकि इनके ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए गए, क्योंकि उनको ऑन टाइम डिलीवरी नहीं हो पाई, और लाखों औरतें जो हैं उनकी जॉब्स चली गई। और जब उनकी जॉब चली गई तो बिल्कुल वो नाराज थे। फिर जब वो जाएं जॉब देखने के लिए, जमात इस्लामी उनके सामने, आप अकेले क्यों जा रहे हैं, आपका एस्कॉर्ट कहाँ है, कि आप कहाँ नौकरी कर रही हैं, बिल्कुल उन पे ऐसे सवालात हुए। और जो भी कोई जर्नलिस्ट है, कोई भी है, बहुत ही एक्टिव है वहाँ पे बांग्लादेश की महिलाएं, उन पे ऐसे पाबंदियां लगाई गई, उन्हें बताया गया ये अन इस्लामिक है, ये जो आप टीप लगा रहे हैं ये अन इस्लामिक है। तो औरतों का जो मेरा ख्याल है ऑन मास वोटिंग जो था वो बीएनपी के लिए हुआ था। जो फरवरी 2026 में इलेक्शन हुई है, ऑन मास जो वोटिंग वो बीएनपी के लिए हुआ था। और दूसरा जो मैंने कहा दूसरा ग्रुप वो था माइनॉरिटीज़ का ग्रुप, हिंदूज और वो अहमदियाज और क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट, इन पे ऐसे अत्याचार हुए जैसे बिल्कुल जो 1971 के अत्याचार थे बिल्कुल वैसे अत्याचार हुए उन पे, और लोगों को मारा गया, उनके टेम्पल्स और चर्चेस को बिल्कुल जलाया गया। बल्कि अहमदीज़ जो उनको सेक्ट को बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में है वैसे यहाँ चाहते हैं कि अहमदीज़ का भी इनकारी हो जाए कि नहीं ये मुस्लिम नहीं है, उनको भी उनके सूफी श्राइन जो थे सब। तो ये दूसरा ग्रुप था जो बिल्कुल ही अनहैप्पी अगेंस्ट था। तो मेरा ख्याल इन दोनों ग्रुपों से शायद कुछ अवामी लीग के लोग भी आए होंगे जो मिलजुल के सब उन्होंने बीएनपी को एक ये जमात इस्लामी के लिए एक बड़ा जैसे कि सदमा लगा कि ये कैसे हुआ। लेकिन बात ये है, उम्मीद सब लोगों की ये थी कि अब तारिक रहमान सत्ता में आ गया है, प्रधानमंत्री बन गए हैं, बहुत अच्छी बहुमत है उनकी, तो सबकी उम्मीद ये थी कि वो
बिल्कुल जैसी उनकी माता जी थी, जब मैं वहाँ पे हाई कमिश्नर थी तो खालिदा जिया प्रधानमंत्री जी थी, और उनका जो है सत्ता पे पूरा कंट्रोल था, और सबको लगा कि ठीक है तारिक रहमान का भी कंट्रोल रहेगा और वो ज़रूर जो जमात इस्लामी की नीतियाँ थी वो बिल्कुल बदल देंगे। लेकिन ये हुआ नहीं, और इसकी वजह दो हैं कि एक तो ये है कि बीएनपी में ही एक जुट है, काफ़ी बड़ा जुट है जो प्रो जमाती है। ओके, ये बीएनपी के अंदर ही है? जी, बीएनपी के अंदर भी है, बल्कि उनके कई मंत्रियां हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन फिर भी ऐसे मंत्रियां हैं, सीनियर मंत्रियां हैं जो बिल्कुल जमाते इस्लामी उन्हीं की के फेवर में आइडियोलॉजी पे हैं, काम कर उनकी आइडियोलॉजी। क्योंकि आपको पता ही है, जब मैं भी थी वहाँ पे, जो उन 5 सालों में 2001-2006 में बीएनपी और जमाते इस्लामी का अलायंस गवर्नमेंट था, वो एक साथ सरकार में थे, और तब से ही उनके जो रिश्ते हैं काफ़ी बढ़ते गए हैं। ये जो 15 साल शेख हसीना की थी, उसी समय भी उनके रिश्ते बढ़ते गए। और वैसे भी जमाते इस्लामी एक काडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके रूट्स गांव में हैं, रूरल एरियाज में हैं, और उनका सत्ता वहाँ है। लेकिन जो बीएनपी है वो एक अर्बन ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बिजनेसमैन वगैरह वो उनके मेंबर्स हैं। तो इसलिए बीएनपी हर एक तरीके से काफ़ी हद तक जमात इस्लामी पे निर्भर है कि वो उनके सपोर्ट के लिए, उनके रैलीज में लोग लाने के लिए, ये फंडिंग के लिए, फंडिंग भी, क्योंकि जमात इस्लामी उनके बहुत सारे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो सब चीज़ों के लिए यही देखा जा रहा है कि बीएनपी काफ़ी हद तक जमात इस्लामी पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए ये जो उम्मीद थी कि बीएनपी के सत्ते में आने से चीजें कुछ सुधर फर्क पड़ेगा, हाँ। बिल्कुल ऐसे कोई चीज़ नहीं हुई। और सारे जो डिसीजंस मोहम्मद यूनुस ने लिए थे वही अभी तक लागू हैं। एक भी ऐसा कोई डिसीजन मुझे पता नहीं जो जमात इस्लामी ने आगे लिया था और जो तारिक रहमान ने बदला हो। बिल्कुल एक भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। और ज़रूर ये है, मैं कह सकती हूँ कि जो जमात इस्लामी का ऑब्जेक्टिव था, उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि 18 महीनों में उन्होंने एक समितियां वगैरह बनाई हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन एक बनाए हुए थे, और उन्होंने उसके ज़रिए एक जुलाई नेशनल चार्टर बनाया था। और एक ज़रूर स्टूडेंट्स पार्टी भी है, नेशनल सिटीजन पार्टी, जो स्टूडेंट पार्टी कहलाती है, लेकिन उनमें कोई स्टूडेंट्स हैं ही नहीं, वो सब जमात के लोग हैं, सब जमात के लोग हैं। और यूनिवर्सिटीज़ में भी जो लगता था सड़कों पे स्टूडेंट्स आ गए हैं, वो उस वक्त वो बहकावे में आके आ गए थे, और उन्होंने सोचा था कि वाकई जमात इस्लामी हमारे सपोर्ट में है और स्टूडेंट्स को फेवर करे। ऐसी कोई बात हुई नहीं, बल्कि उन्होंने देखा कि बाद में जो इलेक्शंस हुए यूनिवर्सिटीज़ में, वो सब में जमात के लोग आ रहे हैं। तो जमात इस्लामी ने अपनी समितियाँ बना के, वो प्रोफेसर अली रियाद हैं, अमेरिकन प्रोफेसर हैं, खलील रहमान भी अमेरिकन नेशनल हैं जो अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं, और पहले वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स थे। तो अमेरिका का हाथ तो बहुत भारी है। और जब उन्होंने जुलाई नेशनल चार्टर बनाया एक, और वाकई वो जुलाई नेशनल चार्टर के जरिए वो ये कहना चाहते थे कि अब ये नया रेवोल्यूशन है, लिबरेशन वॉर को भूल जाइए। वो तो चाहते थे उसका नाम भी हटा दिया जाए, लेकिन बांग्लादेश में ऐसे पॉजिटिव फीलिंग है लिबरेशन वॉर के लिए कि वो बिल्कुल उसकी नाम तो बिल्कुल हटा नहीं सके। लेकिन जुलाई नेशनल चार्टर को वो चाहते थे कि अभी जल्द से जल्द इसको अडॉप्ट किया जाए। इसमें तारिक रहमान ने ज़रूर थोड़ी सी रोक लगाई है, क्योंकि जो जमात इस्लामी ने कोशिश की कि इलेक्शन के तुरंत बाद 2 शपथ लेने चाहिए। एक शपथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, जिसमें आपको पता है कि जमात इस्लामी का भी काफ़ी तादाद में, कि उन्होंने अवामी लीग को तो बैन किया गया था, किया अभी तक है। और दूसरा शपथ चाह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन, कि ये जो जुलाई नेशनल चार्टर बना है उसको लागू करके कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके पूरा सब कुछ नया। लेकिन तारिक रहमान ने इस पे रोक लगा दी। उन्होंने कहा नहीं, ये सिर्फ एक शपथ होगी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। ये दूसरी शपथ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि एक तरफ से आप कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं, दूसरी तरफ से आप एक और शपथ दिला रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हो ही नहीं सकता। तो उस वक्त फरवरी के महीने में ज़रूर तारिक रहमान की इस बात पे रोक लगाई थी। लेकिन इसके अलावा, और मेरे ख्याल है इसके साथ भी उनको काफ़ी, और बाकी जो जमात इस्लामी की उम्मीद थी कि प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश यूनुस बन जाएंगे, मोहम्मद यूनुस को वो चाहते थे वो प्रेसिडेंट बनाएं, ये भी अभी तक तो नहीं हुआ है, आगे चल के देखते हैं। लेकिन बाकी सब चीज़ों में बिल्कुल, और
आप बिल ने बिल्कुल सही फरमाया कि जो लग रहा था, जो उन्होंने आश्वासन दिए थे, जो उन्होंने भारत और तारिक रहमान के बीच ज़रूर बातचीत तो ज़रूर हुई थी पहले इलेक्शन से पहले, और ऐसे लग रहा था कि तारिक रहमान अब ज़रूर बदले हुए आएंगे और वो भारत के लिए, मतलब उन्होंने कहा था मैं पहले यहाँ आऊँगा, अवामी लीग की कोई बैन भी लगाए वो भी मैं लिफ्ट कर दूँ। कुछ भी नहीं किया उन्होंने। यहाँ आने के बजाय तो दूसरा वो मतलब मलेशिया का नाम लगा के फिर चीन चले चीन गए। चले गए। और जब उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे वो इसलिए कि वो कहा ये स्टॉप ओवर विजिट है, जैसे ऐसे कोई ह्यूमिलिएटिंग और इंसल्टिंग बात तो हो ही नहीं सकती। बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जब आप टूर पे जाते हैं, दौरे पे जाते हैं तो दो दो तीन तीन जगह साथ में चले जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा कोई नहीं कहता कि ये मेरा स्टॉप ओवर है। हाँ। हर एक जगह जो आप जाते हैं वो अपनी अहमियत रखता है, अपनी चीज़ों नहीं। तो बिल्कुल वो आए 1-4 दिन के लिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि बांग्लादेश में आज एक बहुत ही गंभीर जियोपॉलिटिकल स्ट्राइफ हो रहा है, बहुत ही गंभीर। क्योंकि एक तरफ से जो मैंने आपको बताया कि रेडिकलाइजेशन, इस्लामाइजेशन बहुत ही गहरे तरीके से, और जमात-ए इस्लामी चाहते हैं कि बांग्लादेश एक खलीफा बन जाए, खलीफेट बन जाए। उन्होंने ऐलान किया है, साफ ऐलान किया है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने ऐलान किया है कि यहाँ पे कैलिफेट बनना चाहिए, और काफ़ी ये रैली जो होते हैं वो कहते हैं बांग्लादेश बनेगा खिलाफत वगैरह। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से है अमेरिकनों का प्रेशर, और अमेरिकन वहाँ पे उन्होंने एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी साइन कर दिया है। चंद ही दिन, इलेक्शन के 2-3 दिन पहले उन्होंने एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट मोहम्मद यूनस के साथ साइन किया है, जिसमें एक ट्रेड डील भी है, जिसमें टर्म्स ऑफ ट्रेड बांग्लादेश के खिलाफ हैं काफ़ी, जो कहा जाता है। हालांकि एक गुप्त डॉक्यूमेंट है लेकिन काफ़ी मतलब फैला गया है, और कहा है कि बांग्लादेश अमेरिका से एयरक्राफ्ट वगैरह काफ़ी खरीदेगा। अमेरिकन की सेना को, नौसेना को कहीं स्पेशल फैसिलिटीज़ दी गई हैं, और अमेरिका पूरी तरह से ये चाहता है कि बांग्लादेश जो है उनकी कहने पे चले। और तीसरा जो है वो चीन का है, क्योंकि चीन का पल्ला तो पहले से ही वो इकोनॉमिक रिलेशन बांग्लादेश के साथ काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बनाए हुए थे। फिर डिफेंस कोऑपरेशन जो है बांग्लादेश और चीन के बीच, वो तो ज़िया रहमान के टाइम से लगातार आ रहा है, और 80% जो बांग्लादेश के डिफेंस इक्विपमेंट है वो चीन के हैं। चीन ने अब 2 सबमरीन भी दिए हैं बांग्लादेश को, वहाँ एक सबमरीन बेस भी बनाया है उन्होंने चिटगांव के आसपास। तो ये 3 जो स्ट्राइप्स हैं बिल्कुल मिलजुल के एक बहुत ही गहरा और डेंजरस, भारत के लिए डेंजरस जियोपॉलिटिकल स्ट्राइफ बांग्लादेश में आज की तारीख में हो रहा है। और इसकी वजह से हमें सब कुछ जो हम बांग्लादेश में देखते हैं, समझते हैं, वो इस नज़रिए से हमें देखना चाहिए। तो ये मैम जो 2 चीज़ें सबसे पहले लोग मतलब आपने तो बहुत हिस्ट्री से इसको समझाया कि कैसे चीज़ें बदलती चली जा रही हैं, लेकिन बांग्लादेश ने तीस्ता और मोंगला पोर्ट के ज़रिए ये भारत को एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश यहाँ से एक दिया है कि भैया अब आपकी प्रायोरिटी हमारी चाइना है, इंडिया नहीं। अब इन दोनों चीज़ों पे भी मेरा ख्याल तारिक रहमान ने ज़रूर कहा था कि वो ज़रूर इस पे गौर फरमाएंगे कि ये भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। मैं आपको बता दूं कि जब प्रधानमंत्री शेख हसीना थी उस वक्त भी इन दोनों चीज़ों पे बातचीत हुई थी, और भारत ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को साफ साफ कह दिया था कि चीन का वो तीस्ता का जो वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है बांग्लादेश में, तीस्ता की नदी भारत में भी है और बांग्लादेश में भी है, और जो वाटर मैनेजमेंट कर वो चाहते थे वो प्रोजेक्ट चीन को नहीं जा सकता, इट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट है। हमने साफ साफ कहा था। और मोंगला पोर्ट का डिसीजन तो हो ही गया था कि भारत इसके डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन का करेगा। उसके साथ साथ एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी था, वो एक तीसरी अलग बात थी, लेकिन मोंगला पोर्ट और का मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट भारत करेगा, और तीस्ता रिवर वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इन बांग्लादेश ये भी भारत करेगा। ये प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऐलान किया था। जून 2024 में वो भारत आई थी, कुछ ही हफ्ते पहले, कुछ ही हफ्ते, हाँ।
और उसका जो जॉइंट स्टेटमेंट आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है, और मोंगला का भी जिक्र है, मोंगला का एक एमओयू भी पहले साइन हो चुका है, और तीस्ता का भी उसमें जिक्र है। और ज़रूर मोहम्मद यूनुस ने इन चीज़ों पे अदल बदल की। जब वो अपने 18 महीने वहाँ थे तो उन्होंने ये भी चेंज, सब कुछ चेंज कर दिया, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और उम्मीद तो पूरी ये थी कि जब एक बार तारिक रहमान आ गए हैं तो वो इसको सही तरीके से देखेंगे और वो समझ जाएंगे कि भारत की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो उन्हें मानने ही पड़ेंगे, क्योंकि यही है एक बेसिस फॉर गुड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और मैं आपको बताऊं क्या फ़र्क पड़ा जब मैं थी वहाँ और प्रधानमंत्री खालिदा जिया थी, बीएनपी का की शासन थी, और 15 साल जो शेख हसीना थी, उन दोनों पीरियड में एक ही फ़र्क था, सिर्फ ये कि खालिदा जिया जो है वो भारत की सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती थी, और सपोर्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप, उल्फा वगैरह सब वहाँ पे बांग्लादेश में थे, उनके घर थे, उनके बिजनेस थे, बैंक अकाउंट्स थे, और उनके कैंप्स बनते थे, वो ट्रेनिंग होती थी, और जब भी हम जिक्र करते थे वो बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करते थे। नहीं, उन्होंने तो पार्लियामेंट में खालिदा जिया ने ये भी कहा था कि इन ग्रुप्स ने हमें अपने लिबरेशन वॉर में हेल्प की, तो अब हम इनको हेल्प करेंगे। जब शेख हसीना आए उन्होंने साफ कहा कि फॉर गुड रिलेशनशिप वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स सिक्योरिटी रेड लाइन्स। जो ये सिक्योरिटी इश्यूज है उस पर हमें गौर फरमाना चाहिए दोनों तरफ से, और इसलिए मैं करूंगी, और मैं बिल्कुल तो इमीडिएटली सारे कैंप्स बंद हो गए, अनूप चेटिया को हैंड ओवर किया गया, लीडर्स मारे गए बिल्कुल। 15 साल आप यकीन नहीं करेंगे, आपने देखा ही है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इन ग्रुप्स का कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि इंसर्जेंसी खत्म हो गई थी, और नॉर्थ ईस्ट में पीस और डेवलपमेंट आया था, उनकी तरक्की हुई थी, इतने प्रोग्राम उनके बने, इतनी उनकी जो 2-3% वो ग्रो करते थे, अब उनकी भी 6-7% ग्रोथ आई, और भूल ही गए लोग कि कभी हमारे यहाँ इंसर्जेंट भी थे। और अब जब से ये मोहम्मद यूनुस आए हैं तब से दोबारा परेश बोरा फिर से वहां आ गया है। तो ये मैं कह रही हूँ कि ये सबसे ज़रूरी बात है कि जो भी सरकार बांग्लादेश में हो, उन्हें इंसर्जेंट ग्रुप्स जो बांग्लादेश जो भारत की सिक्योरिटी रेड लाइन्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है, और ये हमारा सबसे पहले दावा है जो भी सरकार बांग्लादेश में हो, और हमारी पूरी उम्मीद थी कि तारिक रहमान इनको रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने, जैसे आपने कहा है कि वो बोंगला पोर्ट और तीस्ता प्रोजेक्ट सीधा दे दिया, और आज तो एक और स्टेटमेंट भी आया बल्कि कि हम तीस्ता का प्रोजेक्ट जरूर करेंगे, और जैसे ही लौट के आए उनका फर्स्ट स्टेटमेंट है बांग्लादेश में। तो ये जो बिल्कुल अदल बदल आ गया उनके, बिल्कुल जो इलेक्शन से पहले रवैया और इलेक्शन के बाद रवैया, ये तो भारत के लिए एक बहुत चुनौती है, और भारत को इसे बड़े ध्यान से और बड़ी केयरफुली देखना पड़ेगा। मैम कैसे इस चीज़ को हैंडल करें? एक व्यक्ति, जब ये खालिदा जिया का फ्यूनरल था, वहाँ अंतिम संस्कार में हमारे विदेश मंत्री पहुँचते हैं, बाकायदे मिलते हैं, सांत्वना देते हैं, प्रधानमंत्री का लेटर देते हैं, ये एक हाथ बढ़ाया था हिंदुस्तान ने कि आइए हम साथ मिलकर चलते हैं। लेकिन ये तो मैम वही सिचुएशन है कि एक आदमी आपको हाथ बढ़ा रहा, दूसरा उसको निग्लेक्ट कर रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा थ्रेट्स ये सामने है। देखिए, बहुत चीज़ें भारत कर सकते हैं, और आई एम श्योर हमारी जो सरकार है वो इसके बारे में गौर फरमा रही है, और वो सोच रहे हैं कि क्या क्या करना है। ज़रूर वो तैयार है, वो अभी भी तैयार है कि तारिक रहमान यहाँ आएँ और बातचीत करें। ज़रूर हमारी सरकार हमेशा टॉक्स डायलॉग के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ वो भी जो भी ख्याल हैं, जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, जिस पे हम ये करेंगे कि हमारे अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे पास वो भी मीन्स हैं, मेथोडोलॉजी है, और हमारी सरकार ज़रूर इस पे बड़े सीरियस तरीके से सोच समझ के देख रहा है। और मैम, जैसे आपने बताया कि ये आईएसआई हो गई, या पिछले दिनों देखा गया है कि आईएसआई चीफ कई बार बांग्लादेश जा रहे हैं, आ रहे हैं। इधर पे बताया जा रहा है कि एजेंसीज बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव हुई है बांग्लादेश के अंदर। सीआईए ऑलरेडी वहाँ पर बैठी हुई है। अमेरिका और पाकिस्तान का पूरा कैप्चर बांग्लादेश हो रहा है। ये एक ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मैम हमारे लिए पहला थ्रेट पाकिस्तान था, अब दूसरा थ्रेट बांग्लादेश भी बनता जा रहा है। बिल्कुल, मैं तो आपको बताऊं कि ये जो बांग्लादेश का जो थ्रेट है, जो पाकिस्तान का प्लान है बांग्लादेश में, ये तो 1971-72 से ही है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब 72 जनवरी, जब
पाकिस्तान पूरी तरह से हार चुका था, उन्होंने सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर दिया था, 93,000 प्रिजनर्स थे, तब भी जब बेनज़ीर भुट्टो, अब जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शेख मुजीबुर रहमान को रिहा किया और वो पाकिस्तान छोड़ के लंदन जा रहे थे, तब भी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शेख मुजीब से मिले तो उन्होंने शेख मुजीब को कहा, शेख मुजीब ने खुद लिखा है अपने मेमोर में, उन्होंने शेख मुजीब को कहा, देखिए ये जब हुआ ऐसे हम भूल जाते हैं, हम एक कन्फेडरेशन बना लेते हैं। तब भी 1972 से पाकिस्तान की यही ख्वाहिश है और उन्होंने कभी अपोलोजाइज नहीं किया है, ये रिकग्नाइज नहीं किया है कि उन्होंने बांग्लादेश में जेनोसाइड किया। उन्होंने औरतों की मतलब बलात्कार, रेप, किलिंग की और उन्होंने जेनोसाइड अगेंस्ट द बंगाली नेशन किया। ये सब वो भूलना चाहते हैं कि नहीं इसको, और वो बल्कि एक अभी हाल ही में मैंने देखा, हमारे चैनल जो हैं वो अक्सर पाकिस्तान के लोगों को बुलाते रहते हैं, और मैंने एक चैनल पे देखा कि वो जो पाकिस्तान से मेहमान आया हुआ है वो कहता है, अरे ये तो नहीं, हमने नहीं किया 1970 में, ये तो भारत ने किया है, ये जेनोसाइड वगैरह ये सब भारत का है, ये तो हमने किया ही नहीं है। तो ये नैरेटिव सफेद झूठ, बिल्कुल, मतलब जिसको दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है हिस्ट्री, लेकिन बात ये है कि नैरेटिव कंट्रोल भी कोई चीज़ होती है ना, हमें भी ये बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए कि ये पाकिस्तान कैसे नैरेटिव कंट्रोल चेंज कर रहा है, नैरेटिव कंट्रोल करके इसे मतलब फैक्ट्स को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने तो इन दिनों में एक किताब भी लिखवाई है, इंडियन ऑथर से किताब लिखवाई है, ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, ये सब बिहारियों ने किया, भारत ने किया, ये पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। तो ये सब चीज़ें हैं और अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अब इसका सामना कैसे करेंगे। और ज़रूर मैं कहती हूँ कि कार्यक्रम ज़रूर आए, और अगर वो आए, पता नहीं आएंगे कि नहीं, अब जैसे वो स्टेटमेंट बना रहे हैं और वो पाकिस्तान से कैसा रवैया चाहते हैं, वो हमारे लिए और उनके लिए बड़ी गंभीर बात है, गंभीर मुद्दा है, ये सबसे गंभीर। एग्जैक्टली मैम, इसीलिए क्योंकि ये जो तीस्ता परियोजना पे और चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के मुश्किल से मुझे लगता है 80 या 100 किलोमीटर का ही रेंज है। अगर इतने पास में चीन के टेक्नोलॉजी, चीन के लोग, चीन के अब उसके पीछे उनके एजेंसीज के लोग, ये सब भारत से महज 80-100 किलोमीटर में बैठ जाएंगे आके, कल के दिन वो अगर यहाँ पर बेस बनाने लगे या कुछ करने लगा, तो मैम ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है जिसकी आप बात अभी कर रही हैं। देखिए, ये थ्रेट काफ़ी सालों से हमें दिख रहा है कि चीन जो है नॉर्थ बांग्लादेश में अपना प्रेजेंस इस्टेब्लिश करना चाहता है। जब शेख हसीना थी तब भी उनकी पूरी कोशिश थी, एक वो कुछ हॉस्पिटल बनाना चाहते थे नीलफामारी में, नॉर्थ बांग्लादेश में, और फिर ये तीस्ता का आ गया कि हाँ हम ये करेंगे, और हर एक जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मतलब हज़ारों की तादाद में चीन लोग आते हैं, और आप देखिए डोकलम और इसके बीच कितना डिस्टेंस है, अब ये तो देखने वाली बात है। लेकिन चीन की कोशिश बिल्कुल साफ है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने इस पर रोक लगा दी थी, हालांकि उनके रिलेशन वो काफ़ी चाहती थी कि चीन के साथ डेवलप हो, लेकिन उनके रोक लगाने से चीन बड़े नाराज़ हो गए थे, और जुलाई 2024 के पहले हफ्ते में जब शेख हसीना चीन गई थी तो चीन का रवैया उनके लिए बहुत ख़राब था। हाँ। कोई भी प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट कुछ नहीं दिया था उन्हें, और शी जिनपिंग ने बल्कि पूरा इग्नोर कर दिया। तो मुझे तब से ही लगा कि ये कुछ होने वाला है बांग्लादेश में, क्योंकि चीन आमतौर पे ऐसे करता नहीं है। अगर आप किसी को ऐसे करना चाहें तो आप उसको बुलाइए ना, बुलाइए मत, बोले कि आप अब नहीं आए, 6 महीने के बाद आ जाएं। कई तौर तरीके होते हैं इसको रोकने के लिए, लेकिन बुला के अपमान करना ये तो एक चीन के लिए भी बहुत ही अनयूजुअल है, और तब से ही लगा कि कुछ बहुत ही बदल हो गया है। और ये जो चीन की कोशिश है कि वो नॉर्थ ऑफ बांग्लादेश में अपना प्रेजेंस बड़े परमानेंट, सेमी परमानेंट तरीके से इस्टेब्लिश करें, ये आज तक है। पहले तो देखा था कि जब मोहम्मद यूनुस गए थे चीन, तो उसके बाद लाल मुनीरात की बात निकली थी कि वहाँ पे एक 700 एकड़ का एयरफील्ड बनेगा। था तो वो छोटा सा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश के ज़माने का बना हुआ नहीं, लेकिन बहुत बड़ा बनेगा, 700 एकड़ हम इसके लिए देंगे, 70 एयरक्राफ्ट, सबसे मॉडर्न जेट फाइटर्स वहाँ पे स्टेशन होंगे।
और और फिर जब हमने कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आइए। हमारे लोगों को वहाँ ले भी गए थे, हमारे सीनियर आर्मी ऑफिसर वहाँ पे गए थे, एयरफोर्स ऑफिसर गए थे। नहीं नहीं देखिए कुछ भी तो नहीं है। तो हमारे लोगों ने कहा कि नहीं वहाँ तो कुछ भी नहीं है, और वैसे भी हम उसको 1 मिनट में ख़त्म भी कर सकते हैं। जो भी है मैं बता रही हूँ, ज़रूर हमारी कंट्रोल, हमारा जो डिफेंस फोर्सेज हैं बहुत ही केपेबल हैं, बहुत ही मतलब हमारी डिफेंस अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, ये बात है। लेकिन एक वॉलेटाइल स्थिति बांग्लादेश के साथ, ये तो हम चाहते नहीं है ना। हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे बने रहे, पीसफुल, स्टेबल, ट्रेड, बेनिफिशियल टू द पीपल। एंड मैं बताऊंगी कि लोग ये कहते थे कि 2024 में जब वो जेनजी का सो कॉल्ड जेनजी रिवोल्ट था, बहुत एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, वो बिल्कुल जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वो लोग जनरेट कर रहे थे, ये उनका एक बड़ा मकसद था कि बिल्कुल एंटी इंडिया सेंटिमेंट हम जनरेट करें और इंडिया को बिल्कुल ख़त्म करें। तो करते करते आप देखेंगे कि 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनका प्लेन जा ही रहा था बांग्लादेश से, पहले हेलीकॉप्टर से गई, फिर प्लेन से गई, क्या किया उन्होंने बांग्लादेशियों ने? सबसे पहले तो शेख मुजीब की स्टैचू वहाँ पे देखे होंगे, विजुअल थी, बड़े, और सारे क्रेन तैयार थे, सारे जो बड़े बड़े, अरे 40 फुट का स्टैचू है, आप उसको आधे घंटे में थोड़ी गिरा सकते हैं, लेकिन सब तैयार था। बड़े बड़े स्टैचूज, उस पर क्रेन तैयार, सब रस्सियाँ तैयार। दूसरा, इंडियन कल्चरल सेंटर को जलाया। तो धानमंडी में इंडियन कल्चरल सेंटर था, उसको जला दिया, जला के राख कर दिया। और एक और वहाँ पे बड़े इंडियन कल्चरल फिगर वहाँ रहते थे, उनका घर भी जला दिया। तो ये जो उनकी कोशिश थी शुरू से कि ये जो भारत है इन्हें, तब उनकी बहुत कोशिश थी। लेकिन 2 साल, 1.5 साल के बाद, 18 महीने के बाद जब इलेक्शन का समय आया, तब तक आप देखेंगे कि बिल्कुल मूड बदल गया था बांग्लादेश में। औरतों का मैंने आपको बताया ही है, माइनॉरिटीज का तो मैंने आपको बताया ही है, और जेन जी का भी। सारे लोग जो है वो कहते थे कि आगे भालो छिलो, पहले अच्छा था, शेख हसीना के समय अच्छा था, और एंटी इंडिया सेंटिमेंट बिल्कुल खत्म हो गई थी। इलेक्शन में कभी एक बंदे ने कुछ कहा नहीं भारत के खिलाफ। जरूर अवामी लीग पे रोक लगाई गई थी और अवामी लीग को बिल्कुल आने नहीं दिया उन्होंने सामने, लेकिन एंटी इंडियनिज्म बिल्कुल खत्म हो गई थी। इसीलिए जब से तारिक रहमान आए हैं, जमात इस्लामी उन पे जोर लगा के, वो प्रो जमात फैक्शन पे जोर लगा के, उनकी कोशिश बिल्कुल ये है कि दोबारा ये एंटी इंडियन सेंटिमेंट बने, इसे बिल्कुल वही पीक तक ले जाएं जो जुलाई अगस्त 2024 में था। वही उनकी कोशिश है कि जो बच्चा जो बांग्लादेश में है वो ये करे। और मुझे जो अभी मतलब सारे वहाँ से लोग जो हैं बताते रहते हैं क्या हो रहा है, और वो आजकल क्या है उनका कि यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को वो एक विमेन एंड रिलीजन की सेल्स कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं औरतों को ठीक रास्ते पे लाने के लिए कि आप अपना हिजाब लगाइए, आप ये नहीं कहिए, अकेला नहीं जा सकते, जो आपको एक वो कर रहे हैं। और दूसरा, वो एक सेल बना रहे हैं टू विप अप फीलिंग कि मुस्लिम्स पे अत्याचार भारत में हो रहा है, तो भारत, एंटी भारत फीलिंग विप अप करने के लिए। ये बहुत हो रहा है, ये बहुत डेंजरस चीज़ है जो हो रही है वहाँ पे। और ये सारे जो फ्लैग्स, मैंने कहा कि 15 लाख फ्लैग वहाँ पे जा चुके हैं, वो यही है एंटी इंडिया फीलिंग विपअप करने के लिए। और जब से वेस्ट बंगाल में शुवेंदु अधिकारी जी की सरकार आई है, ना तो उन्होंने किसी भी, बांग्लादेश ने किसी भी एक लफ्ज़ भी कंग्रेचुलेशन का नहीं कहा। शुवेंदु अधिकारी को एक भी सरकारी तौर पे या इनफॉर्मल तौर पे किसी ने भी कंग्रेचुलेट नहीं किया है कि आप इतनी तादाद में आपकी इलेक्शन की जीत हुई है, नहीं। और दूसरा, ये बड़ा सदमा पहुंचा है बांग्लादेश को कि जो सोच रहे थे कि बांग्लादेश में ये वेस्ट बंगाल के साथ वो आपको याद जानता है, वो मैप वगैरह बनाते, ये सब था। तो इसलिए वो अब और भी, और जैसे जो इलीगल इमिग्रेंट्स वेस्ट बंगाल में रहते थे, और अब शुवेंदु अधिकारी जी ने कहा है कि हम कैंप्स बनाएंगे और डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, और जाना है तो चले जाइए, जो हम बना रहे हैं। कोई भी कैंप में जाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो जाएं वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन जाएंगे और कभी दोबारा आ नहीं पाएंगे। तो सब सोचें कि चलो हम वापस
चले अब जाएं, हाँ। तो वो वापस जा रहे हैं। और बांग्लादेश भी इसको इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक के पास अपने बांग्लादेश आइडेंटिटी है, डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट सारे, है, हाँ। तो वो तो इनकार कर नहीं सकते, तो वो जा रहे हैं। जैसे वो जा रहे हैं, दो चीज़ें हो रही हैं बांग्लादेश में। एक तो ये सेंटिमेंट विपअप हो रहा है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, अत्याचार। और दूसरा वो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको पुश आउट करने की कोशिश हो रही है। कोशिश हो रही है। तो ये जो ट्रेंड्स हैं बांग्लादेश में, इन्हें समझने की कोशिश बहुत ज़रूरी है, और ये जानना चाहिए कि क्या क्या वो कर रहे हैं भारत को नेगेटिव लाइट में दिखाने के लिए। और उनमें यहाँ पे ज़रूर चीन और अमेरिका जो भी वहाँ पे उनमें क्लैश हो रहा है, और सुना है कि तारिक रहमान भारत जाने से पहले चीन जाने से पहले, तारिक रहमान के चीन जाने से पहले अमेरिकन एम्बेसडर, ब्रिटिश एम्बेसडर, हाई कमिश्नर वो गए थे फॉरेन मिनिस्टर को मिलने, और ये बताने की कोई ऐसी, फिर भी तारिक रहमान वहाँ गए, उन्होंने सब कुछ अग्री कर दिया है। और फिर भी भारत के लिए वो ये कर रहे हैं कि चीन अमेरिका कुछ हद तक G2 एक बन गया है, और चीन अमेरिका अपने बीच में एक समझौता कर लेंगे कि बांग्लादेश उनके क्या करना है, पर भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मैम, ये बात करते करते ये मेरे नोट्स पे नहीं था सवाल, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी है जानने की आपसे कि पश्चिम एशिया में क्या हुआ, ये पूरा दुनिया देख रही है, ट्रम्प क्या क्या कर रहे हैं, इसका पूरी दुनिया भुगत रही है। क्राइसिस, यूरोप में पूरा क्राइसिस है, हिंदुस्तान में भी क्राइसिस हुआ, सब जगह। अब क्या अमेरिका के अपने सेल्फ बेनिफिट्स क्या हैं यहाँ पर, जो इतना एक्टिवली ये लोग भले ही सामने से नहीं लेकिन पर्दे के पीछे से कुछ ना कुछ ऑपरेशंस उनके बांग्लादेश में होते रहते हैं उसको डिस्टर्ब करने के लिए। और जब ये शेख हसीना की गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ था, इसमें भी सारे ओपन चीज़ें हैं कि किसका हाथ था, किस तरह इनको भड़काया गया, और फिर बांग्लादेश के अंदर क्या क्या हुआ। तो इनके सेल्फ बेनिफिट्स क्या है ये? नहीं, एक तो जियोपॉलिटिकल तौर पे देखें तो चीन एक तरफ से अमेरिका और चीन G2 बना रहे हैं, मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प वहाँ गए, उन्होंने G2 की प्रपोजल रखी है, खुद G7 में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने G2 का जिक्र किया, तो बताने के लिए कि उनकी कोशिश ये है कि वो जानते हैं कि चीन उनका सबसे बड़ा कंपेटिटर है, सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एनिमी जिसे कहते हैं, हाँ। लेकिन फिर भी वो फ्रेनेमी की तौर के G2 बनाते हैं कि वो कुछ चीज़ों पे हम कोऑपरेट करेंगे, कुछ चीज़ों पे हमारा कॉम्पिटिटिव क्लैश होगा, ये सब तो है। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये देखा जाए तो हर एक जो उनका स्टेप है, मेजर स्टेप जो पिछले महीनों में हुआ है, वो चीन के खिलाफ है। जो वेनेजुएला में हुआ, वो चीन was the biggest benefactor of Venezuelan oil. वेनेजुएलन की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट थी वो चीन को जाती थी सबसे बड़े तादाद में, और चीन वेनेजुएला रिलेशन बहुत ही करीब थी, तो ये तो उनका प्रॉब्लम मतलब स्टॉप हो गया। ईरान में देखिए, ईरान में सबसे बड़े पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चीन को जाते थे। भारत पहले लेते थे ईरान से, लेकिन जब से सैंक्शन लग गए तो हम नहीं ले पाए, लेकिन चीन ने सैंक्शन को इग्नोर कर दिए, और अमेरिका ने भी जाना कि चीन पे ऐसे कुछ करने से कुछ फायदा नहीं है, तो अमेरिका भी चुप रह गया, और ईरान के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चीन को जाते थे। अब जो ये फरवरी 28 के बाद इजराइल और अमेरिका का अटैक हुआ ईरान पे, तब से चीन के ये भी सप्लाई सोर्स बंद हो गया है। तो एक तरफ से ये हो रहा है, दूसरी तरफ अब देखेंगे कि चीन का इन्फ्लुएंस म्यांमार में कितना है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और म्यांमार में चीन का जो मैं बताऊं एक बड़ा इंटरेस्टिंग रवैया ये है कि उनका कंट्रोल आर्मी पे, हुंता पे, म्यांमार की आर्मी पे, और अब उनके फॉर्मर आर्मी चीफ प्रेसिडेंट बन गए हैं, उनका कंट्रोल उन पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब से ये प्रेसिडेंशियल जब आर्मी चीफ का कू हुआ था म्यांमार में, एक ऑपोजिशन भी वहाँ पे है, सिविलियन ऑपोजिशन, PDF, पीपल डिफेंस फोर्सेस ग्रुप बन गए हैं, NUG, नेशनल यूनिटी ग्रुप, उनका तो मतलब सारे प्रोविंसेस में ये मतलब छा गए हैं, तो इनका भी है। लेकिन चीन सरकार से भी बात करती है, प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ से भी बात करती है, उनको भी वेपन्स देते हैं, उनको भी एयरक्राफ्ट देते हैं, और ये NUG का ग्रुप है, उनके साथ भी बातचीत है उनकी भी मदद करते हैं। बल्कि उनके 2 एम्बेसडर हैं
चीन का एक एम्बेसडर है जो ये प्रेसिडेंट म्यांमार और हाँ इनसे जो सिविलियन और सरकार, दूसरा और दूसरा वो है एनयूजी और ऑपोजिशन ग्रुप्स के लिए। ओपोजिशन ग्रुप से। तो ये उनके लिए म्यांमार पे कंट्रोल रखना बहुत ही बड़ी चीज़ है। और पिछले सालों में रूस का भी कंट्रोल, रूस के भी रिश्ते म्यांमार से काफ़ी तगड़े हुए जा रहे हैं और वो भी काफ़ी उसकी मदद करते। तो अमेरिका के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। तो बांग्लादेश के जरिए वो इस पे एक रोक लगाना चाहते हैं। ओके, इसके जरिए वो बांग्लादेश से तो ताकि इसलिए वो हाँ जो स्पेशल एरिया, वो जो अपनी प्रेजेंस चाहते हैं मरीन्स और आर्मी की, चिटगांव हिल ट्रैक्स प्रोविंस में, टेकनाफ वगैरह के एरिया में सब हो रहा है आजकल। तो मैम ये एक तरीके से कूटनीति के पीछे पीछे कितनी कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, ये आम आदमी तक तो कभी वो पता ही नहीं चल पाता है। मैम ये अब ये जो डेंट यहाँ पर हम दिया है, ये कहें तारिक रहमान ने, जो ये सब चीज़ें चल रही हैं, हम इसको डील कैसे कर सकते हैं? मतलब या तो एक तो ऑप्शन आपने बताया कि हम डायलॉग के लिए हमेशा हमारी गवर्नमेंट है इससे उठा रही है, बट अगर ये डायलॉग नहीं करते तो, और मैम सिचुएशन ये भी है कि बताया जा रहा है कि ये जो ईरान वाला कॉन्फ्लिक्ट है ये केवल नवंबर तक स्टॉप्ड है, और इसके बाद में जब ये मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में यूएस में खत्म हो जाएंगे तो ये फिर से जो है हो सकता है। और दूसरी चीज, चाइना और ताइवान के बीच में भी बताया कि बहुत टेंस है इस समय। और तीसरी चीज, एक चीज और मैम, इंटेलिजेंस की तरफ से हम लोगों को लोगों से बातचीत करते हैं तो पता चलती है कि किसी भी तरह ट्रम्प फोकस कर रहे हैं कि इस वॉर को एशिया में झोंक दिया जाए, ताकि जो डेंट यहां पर अमेरिका ने पिछले 4-5 महीने से, तो उनके वीपन्स हैं, उनके वो है, उनकी वापस से जितनी तबाही हुई वापस से वो फिर रिकवर कर पाए, इसलिए इस वॉर को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। मैम बांग्लादेश बहुत अहम हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान से ऑलरेडी यहां पर टेंस चल रही है और हर दिन वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं प्रवोक वाली कि जिससे टेंस है यहां पर। जी जी, नहीं बहुत हमारे लिए तो ये बांग्लादेश की जो स्थिति है बहुत ही सीरियस है। और आसिम मुनीर ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि अगला अटैक ईस्ट से आएगा। हाँ, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, रोड की कोशिश भी यही है, ये भी उन्होंने ऐलान ही कर दिया है। और आपको पता है कि जब मोहम्मद यूनस चीन गए थे तो उन्होंने कहा ही था नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में कि उन्होंने चीन के बिजनेसमैन को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि अब देखिए आप बांग्लादेश आ जाइए, हमारा ही कंट्रोल है नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे। नॉर्थ ईस्ट इंडियन के स्टेट जो हैं वो सिर्फ हमारे जरिए जा सकते हैं बे ऑफ बंगाल में, और अगर आप आएंगे हम आपको पूरा एक्सेस दे देंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, जैसे ये उनके हाथों में। तो ये जो उनके जो थिंकिंग है, जो बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, इसमें कोई अदल बदल आया है इसका कोई भी आसार नहीं लग रहे। तो इसलिए ज़रूर नंबर वन हम डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू करेंगे, लेकिन डायलॉग और डिप्लोमेसी काम नहीं आए तो ज़रूर हमारी सरकार, फिर उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो सोचेंगे उसके बारे में ज़रूर। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सारे सवालों को यहाँ पर एड्रेस किया। बस एक आखिरी सवाल में, आप वहाँ पर जब तैनात थी तो मतलब बांग्लादेश का जो लोग, आम लोग हैं, उनका क्या स्वभाव रहता है, हिंदुस्तान को लेकर कैसा सोचते हैं, और मतलब वो पूरा माहौल मैं आपसे पूछा हूँ कैसा रहता है? नहीं, बांग्लादेश की आवाम जो है, सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने खुद देखा व्हेन आई वाज देयर 2003-2006, yes, तब भी करीब कितने साल हो गए थे आफ्टर लिबरेशन, और 40 साल तो तब हो ही चुके थे। और मैंने देखा कि यंगर जनरेशन जो 1971 में पैदा भी नहीं हुए थे, उनके मन में भी एक लिबरेशन वॉर के प्रति एक बहुत सारा गर्व है, एक प्राइड है। और वो जानते हैं कि ये बांग्लादेश ने अपने सॉवरेंटी और इंडिपेंडेंस के लिए किया है। और ये जो है कि ये उनके लिए पूरी दुनिया में हमेशा एक मिसाल रहेगा, बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस एंड प्राइड, बंगाली प्राइड, बंगाली अस्मिता। तो फिर भी, हालांकि ये बिल्कुल उनके मन में ख्याल था, फिर भी तब उन दिनों में खालिदा जी की सरकार ने बहुत कोशिश की कि ये जताने के लिए कि नहीं नहीं नहीं, भारत ने हमारी मदद नहीं की थी, ये तो उनका अपना इंटरेस्ट था, बिकॉज वो पाकिस्तान के खिलाफ थे, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहे थे। वो हमारे इंडिपेंडेंस के लिए नहीं किया उन्होंने ये। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री उन दिनों में कि पूरी दुनिया में जाके लोगों को जताना कि देखो इस पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये बहुत सीरियस मामला है और हमें ज़रूर वो कोशिश, कुछ नहीं। तो खालिदा जिया ने बहुत कोशिश ये की, लेकिन बांग्लादेश की आर्मी जो है, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि बांग्लादेश की आर्मी में बहुत सारे लोग हैं जो प्रो लिबरेशन हैं,
और जब मैं वहाँ पे थी मैंने देखा कि जो पहले बांग्लादेश सीनियर आर्मी ऑफिसर थे वो काफ़ी प्रो पाकिस्तान थे, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग सबकी पाकिस्तान में हुई। एग्जैक्टली हाँ। लेकिन जब मैं थी तो पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बांग्लादेश का बना जिसकी ट्रेनिंग बांग्लादेश में हुई थी। और मैंने एक चेंज देखा कि ये लोग बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार थे कि भारत ने हमारी मदद की थी। और जब शेख हसीना 15 साल प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने बिल्कुल ये एक पूरी हिस्ट्री बुक्स में ठीक जो सही स्थिति थी वो समझा दी बच्चों को। एजुकेशन में, हिस्ट्री बुक्स में, हर एक जब भी वो स्पीच करती, जब भी उनके मंत्री स्पीच करते, ढाका में करते या भारत में करते, ये ज़रूर कहते कि हम बिल्कुल आभारी हैं कि 1971 में जो हमें मदद मिली, शोल्डर टू शोल्डर हमने इकट्ठा ये काम किया है और ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे दोनों देशों के लिए। हम हमेशा हमारी मित्रता बनी रहेगी। तो ये जो बांग्लादेश की आवाम में, बच्चों में, जेन-ज़ी में ये ख्याल जो हैं भारत के प्रति पॉजिटिव, यही है जो जमाते इस्लामी उखाड़ना चाहती है, खत्म करना उनकी चाहती कोशिश यही है। जो मैं आपको बताया कि ढाका यूनिवर्सिटी में क्या क्या हो रहा है, विभिन्न रिलीजन के सेमिनार्स हो रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि चलो बिल्कुल ये हमारा फ्लैग लेके चलो और मैदान में उतर आओ कि भारत के खिलाफ करो कि वो मुसलमानों के क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, ये आजकल कोशिश ये है कि दोबारा जो वो एंटी इंडियनिज्म जो 2024 में एक पीक होके उभर आई थी उसे दोबारा लाना चाहते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। और हमारा जो कल्चरल सेंटर है, हमारे जो लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं, इसके साथ हमें बिल्कुल तैनात रहना चाहिए और बिल्कुल फ्रेंडशिप बनानी चाहिए, बिकॉज आवाम के लेवल पे फ्रेंडशिप बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो हमारी पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है, दिस इज़ द बेसिस ऑफ आवर रिलेशनशिप और इसे हमें हमेशा कायम करनी चाहिए। अब जो वीज़ा भी खुल गए हैं तो उम्मीद है कि लोग आएंगे, उनके साथ मतलब रिश्ते कायम होंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि आवाम में भारत के प्रति अच्छे फीलिंग्स हैं। और मैं बताऊं कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये 15 लाख फ्लैग्स वगैरह हैं, लेकिन साइड बाय साइड जो अब हो रहा है जिससे जमात इस्लामी बहुत परेशान है, वो ये है कि अवामी लीग की सपोर्ट बढ़ रही है। अवामी लीग दोबारा आ गई है, हालांकि बैंड है हाँ, और शेख हसीना को डेथ सेंटेंस देगी है। जैसे आपने कहा कि ऐलान शेख हसीना ने किया है कि हम वापस जाएंगे। अवामी लीग के लोग जेल में हैं, उनके मंत्रियां सब जेल में हैं, कई लोग भी वहां पे उनकी जान भी चली गई है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि आवाम और खास करके रूरल एरियाज में अवामी लीग की सपोर्ट इतने हद तक बढ़ गई, आप यकीन नहीं करेंगे। एक उनके बहुत सीनियर मिनिस्टर थे जो मैं जानती थी, तुफैल अहमद, और वो बड़े अच्छे प्रो इंडिया मिनिस्टर थे और उनकी पॉलिसीज़, वो बड़े मंत्री इंडस्ट्रीज मिनिस्टर रहे हैं और उनकी अब डेथ हो गई। वो जेल में थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। आप यकीन नहीं करेंगे कि उनके जनाजे में कितने लोग आए, लाखों की तादाद में, और पुलिस ने ये मतलब बिल्कुल कुछ रोक नहीं पाए। हालांकि परमिशन दी गई थी कि हाँ थोड़े लोग आ जाएं, कुछ लोग आ सकते हैं। जैसे लाखों में लोग आए, पुलिस बिल्कुल प्रिवेंट नहीं कर सकती थी। और उन्होंने हालांकि ढाका में अलाउ नहीं किया, भोला जो उनका होम टाउन है कब वहां पे करो। फिर भी ढाका में भी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और भोला में भी जो उनका होम टाउन था, ये ऐसे मतलब लोग बिल्कुल दंग रह गए। एक और सीनियर अवामी लीग लीडर जिनकी भी मौत हो गई थी, इंजीनियर मुशर्रफ हुसैन, उनके लिए चिटगांव में, एक बड़े शहर चिटगांव, उधर भी मतलब लाखों के तादाद में, और पुलिस कुछ कर नहीं पाई। और अब जो हाल में ही पिछले हफ्ते अवामी लीग के फाउंडेशन डे के 77वां साल की 77th एनिवर्सरी थी, तो बांग्लादेश के जमाती लीग और बीएनपी इतने डरे हुए थे कि उन्होंने कहा कि पुलिस, आर्मी और बीजीबी, बॉर्डर गार्ड, तीनों की बिल्कुल 100% ड्यूटी डिप्लॉयमेंट टिल 30 जून रहेगी कि कोई भी सड़क पे नहीं आए। इसके बावजूद काफी डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, काफी मतलब रैलीज हुई। तो अवामी लीग का उभर के आना ये जमाती इस्लाम की सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी। और मैं बताती हूँ कि देखा जाएगा कि आज के दिन में अवामी लीग और जमाते इस्लामी ये दोनों फोर्सेस हैं बांग्लादेश में। बीएनपी बहुत ही कमजोर और बिल्कुल मैं समझती हूँ नॉन एग्जिस्टेंट फोर्स हो गई है। तो मैम ये जाएंगी, फिर लग रहा है कि लगता है तो जरूर आएंगे, क्या होगा तब देखने वाली बात है। एक तरफ से है, हम सब जानते हैं बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, जब वो उन्होंने कोशिश की वापस जाने की, तो ये भी है।
दूसरी बात कि तब तक अभी 6 महीने हैं, वो एंड ऑफ द ईयर मेरे ख्याल वो कह रही हैं कि मैं दिसंबर 16 विजय हाँ, दिवस जो है तब जाऊंगी। तक मैं जाऊंगी। देखते हैं स्थिति कैसे बदलती है, वहाँ क्या होता है। लेकिन ये एक मैम गुड साइन है इंडिया के लिए भी, अवामी लीग का इतना समर्थन जो आप बता रही हैं, ये मैं बता रही हूँ, आवाम की फीलिंग सबसे आवाम ज्यादा की इम्पोर्टेंट। feeling है। हम तो सिर्फ पॉलिटिकल लेवल और बी टू बी जी टू जी देखते ये हैं तो हायर लेवल पे, yes, हम आवाम पे जाते ही नहीं अवाम हैं। पे जाते जब आवाम पे हम देखेंगे तो भारत के लिए जो फीलिंग्स हैं उससे हमें वो असली power, ये इसको स्ट्रेंथन करना strengthen चाहिए। ये असली पावर ये है, ये असली शक्ति उन फीलिंग्स में है, उन इमोशंस में है। जो बांग्लादेश में अब जाते हैं वो आना चाहते हैं, अपनी वेडिंग शॉपिंग के लिए आना चाहते हैं, अजमेर शरीफ जाने के लिए आना चाहते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अब वीज़ा खुल गए हैं, वो आएंगे। हाँ। तो ये जो आवाम के की फीलिंग्स है, ये सबसे ज़रूरी यही है। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत ढेर सारी बात की, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।